नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान में पाठ 19 हम लोग देख लेते हैं। पाठ का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। प्यारे बच्चों, हम लोग जो कि इसके फर्स्ट भाग में जो कि कुछ देख लिए थे, आइए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। हम लोग सेकेंड पार्ट जहाँ तक शुरू करेंगे ये हमारा हो जाएगा। ये सब हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग जो है कि ये भी देख लिए थे, वायु प्रदूषण कैसे, ये भी हम लोग देख लिए थे। हम लोग क्रियाकलाप 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सब कुछ देख चुके थे। अगर आप अभी तक आप लोगों ने जो है कि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, यहाँ क्रियाकलाप 3 आएगा, हम लोग यहाँ से इसको आगे देखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने जो कि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो यहाँ एक कोने में अभी तुरंत एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं। अपने इलाके का सर्वेक्षण कीजिए। कह प्यारे बच्चों की अपने इलाके का करिए, आप सर्वेक्षण कीजिए, मतलब चारों तरफ देखिए, घूमिए। आप हवा में क्या क्या अवलोकन एवं अनुभव करते हैं, मतलब कह रहा है कि आप हवा में क्या क्या अवलोकन करते हैं और अपने आप अनुभव करते हैं, जिसके कारण हवा प्रदूषित होती है। जिसके कारण क्या होता है, हमारा हवा प्रदूषित होता है या हमारा हवा गंदा होता है। हवा में मिलने वाली वह पदार्थ जो हवा को प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषक कराता है। देखिए, हवा में मिलने वाला वह पदार्थ जो क्या करता है, हवा को दूषित मतलब गंदा करता है, हमारा क्या करता है, वायु प्रदूषक कराता है। आप हवा में उड़ने वाले धुओं को क्या कहेंगे। जो चिमनी से धुआं निकलता है या लोग घर में खाना पकाता है धुआं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। इस तरह बहुत तरह के ऐसे पदार्थ जो हवा में नज़र आते हैं, उसकी एक तालिका बनाइए जिसमें वायु प्रदूषक, उनके स्रोत और प्रभाव की चर्चा हो। देखिए, जो हवा में घूर रहा है उस तरह यहाँ एक दिया हुआ है चार्ट, उसमें जो कि हम लोग चार्ट बना लेते हैं। देखिए, मान लिए चिमनी का धुआं हमारा हो गया, चिमनी, ये धुआं उसका निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। यह प्रभाव करेगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। पुआल जलता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा CO2 निकलता है, जिससे कि हमारे वातावरण में जो है कि वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। फ्रिज, कूलर, AC जिससे CFC निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसी तरह से हम लोग आइए आगे देख लेते हैं। क्या आपको पता है कुछ फूलों के परागकण इतने छोटे छोटे होते हैं कि वे हवा में तैरते रहते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे फूलों का परागकण होता है वे भी क्या करता है, हवा में घूमता रहता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और हवा में बिखरते रहते हैं। इन परागकणों से कई व्यक्ति दमा रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जब ये परागकण हवा में तैरते तैरते क्या होगा, नाक के सहायता से किसी व्यक्ति के नज़दीक जाएगा, अंदर जाएगा फेफड़े में, तो क्या होगा, उसे दमा रोग हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। इस प्रकार वायु में मिलने वाली बहुत सी जहरीली गैसें हैं। इसी तरह से वायुमंडल में जो कि बहुत से जहरीली गैस मिलती है जो जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये सब जहरीली गैस क्या करती है, हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, सभी जीवों पर। क्या आप अम्लीय वर्षा के बारे में जानते हैं। प्यारा बच्चा ये कह रहा है, क्या आप अम्लीय वर्षा के बारे में। आइए हम लोग क्रियाकलाप 4 देख लेते हैं। क्या आपकी कक्षा में डस्टलेस चाक का इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है कि ऐसा चाक जो कि डस्ट नहीं उधराता है, उसका इस्तेमाल आप लोगों को पढ़ाने में होता है। ताजमहल और अम्ल वर्षा हम लोग देख लेते हैं। हमारा ताजमहल दुनिया में प्रसिद्ध है। जो हमारा आगरा में ताजमहल है हमारे देश के, वो क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। देखिए, बहुत ही दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, चाहे वो देश में हो तो भी आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ देखने आते हैं। आपको भी कभी मौका लगे तो ज़रूर आगरा जाइए। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी कभी मौका मिल जाए आगरा जाने के लिए, तो एक बार ज़रूर आगरा घूम आइए और ताजमहल देख आइए,
किंतु इस विशाल एवं भव्य इमारत की सफ़ेदी खत्म हो रही है। जो यह इतना बड़ा विशाल एवं भव्य इमारत है उसका क्या हो रहा है, उस सफ़ेदी जो है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह चिंता का विषय बन चुका है। जो सफ़ेदी खत्म हो रहा है वो क्या है, एक चिंता का हमारा विषय है। आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है। देखिए हमारा आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर मथुरा पड़ता है। वहाँ क्या है, तेल शोधक कारखाना है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इस तेल शोधक की स्थापना कब किया गया था, 1973 में किया गया था। प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है। देखिए ये जो तेल शोधक कारखाना है उसमें से क्या था, प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घुलता है। इसी का आगरा के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। देखिए जब ये वायुमंडल में जाता है तो क्या होता है, वहाँ जो है कि के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखानों से मिलते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखाने से हवा में मिलता रहता है। वायु में ये जल वाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। देखिए ये दोनों जो कि जल वाष्प से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं। ये वर्षा के जल अम्लीय बना देते हैं। ये जो क्रिया करके जल वाष्प को क्या करते हैं, वर्षा को अम्लीय बना देंगे, जिससे हम अम्ल वर्षा करते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। जब ये वर्षा पानी अम्लीय हो जाएगा तो हम लोग इसे अम्ल वर्षा कहेंगे। ताजमहल संगमरमर या चूना पत्थर का बना है। हमारा ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है। वर्षा में जल की उपस्थिति अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर से क्या करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज को क्षरण कर रहा है। देखिए ये जो अम्ल वर्षा है वो क्या कर रहा है, संगमरमर या चूना पत्थर से क्रिया करके ताजमहल के दीवारों को क्या कर रहा है, धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ रही है और इसका जो सफ़ेदपन है वो धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। इसे वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर या स्टोन कैंसर भी नाम दिया है। इस क्रिया को हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, स्टोन कैंसर, तो मतलब संगमरमर कैंसर या स्टोन कैंसर कहा है। अब तो राजस्थान में नए नए उर्वरक कारखाना भी लगे हैं। देखिए अब उसके नज़दीक राजस्थान में क्या है, नए नए खाद बनाने वाला कारखाना लगा है। इससे संभवतः ताजमहल की और अधिक क्षति हो सकती है। जब और अधिक कारखाना लगेगा तो फिर जो है कि वायुमंडल में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ताजमहल को और अधिक क्षति होगी। अच्छा सर्वेक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मानक तैयार किए गए हैं जो ताजमहल की सुरक्षा में अपेक्षित कदम होगा। देखिए इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मानक तैयार किया है, जिससे क्या होगा, हमारा ताजमहल का सुरक्षा हो जाएगा। देखिए हमारा ताजमहल है, कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश और आगरा ज़िले में पड़ता है। एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर घूमने जाइए। ये सफ़ेद है, किसका बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। अम्ल वर्षा से सबसे अधिक क्षति स्वीडन की 20,000 झीलों को हुई, जिनकी सारी मछलियाँ मर गई। देखिए अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ हुआ, स्वीडन देश को हुआ, जिसमें लगभग 20,000 झीलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें जो कि सभी मछलियाँ क्या हुई उन झीलों की मर गई, किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। इसी तरह जर्मनी के जंगलों में अम्ल वर्षा से अपार क्षति हुई। इसी तरह हमारे जंगल जो जर्मनी एक देश है वहाँ के जंगलों को भी अम्ल वर्षा से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मिट्टी की होने वाली क्षति को चूना डालकर दूर किया जा सकता है। देखिए हमारी मिट्टी में जो क्षति हो रहा है हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, चूना डालकर उसे दूर कर सकते हैं। अम्ल वर्षा को समाप्त करने के लिए उद्योगों से निकलने वाले गंधक और नाइट्रोजन की ऑक्साइडों की मात्रा में कमी लाना आवश्यक है। देखिए जो अम्ल वर्षा हो रहा है इसे कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो कंपनी से निकलने वाले गंधक है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है उसकी मात्रा में हम लोग को कमी करना होगा। ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन SO2 वायुमंडल में मिल जाता है। देखिए हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मतलब साल भर में 80 मिलियन टन जो कि सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 क्या होता है वायुमंडल में हमें मिलता है। आप यह भी समझेंगे कि गैस जहाँ से निकलती है वहीं के वायुमंडल में नहीं रहती, बल्कि यह एक देश से हवाओं द्वारा दूसरे देश में पहुंच सकती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जगह रहेगा, ये धीरे धीरे हवा में तैरते तैरते क्या होगा एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाता है। अब हम लोग आगे कार्बन डाइऑक्साइड और हरित प्रभाव देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हरित प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है। देखिए कह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 हमारा क्या है पानी में घुल जाता है। अतः यह माना गया है कि जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाली CO2 का अधिकांश भाग समुद्री जल में घुल जाएगा। अतः हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन से निकलता है CO2 मतलब जीवाश्म ईंधन मतलब कौन सा पेट्रोल डीजल से निकलता है वो क्या होगा समुद्री जल में धीरे धीरे घुल जाएगा, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा कम होगी। और ये सब पानी में घुल जाएगा तो क्या होगा वायुमंडल में इसका मात्रा कम हो जाएगा। किंतु यदि मानवकृत कारण से समुद्र के जल की घोलक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़े तो अगले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा 8 गुनी हो जाएगी। तो जिस तरह से आदमी मानव इसका प्रयोग कर रहा है और उसके समुद्र के घोलक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा तो अगले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा 8 गुनी हो जाएगी। CO2 प्राकृतिक और मानवकृत क्षेत्रों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। देखिए CO2 प्रकृति द्वारा और किसके द्वारा मानवकृत स्रोतों जैसे मोटरसाइकिल के प्रयोग द्वारा, ट्रकों के प्रयोग द्वारा, उद्योग धंधों से निकलने वाले जो धुओं द्वारा क्या करता है वायुमंडल में हमारा पहुंचता है। प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थों के विघटन, मीथेन के ऑक्सीकरण से और मानवकृत कारणों से ऊर्जा को प्राप्ति हेतु जीवाश्म ईंधनों की उपयोग प्रमुख है। देखिए कार्बनिक पदार्थों के विघटन, मीथेन के ऑक्सीकरण से, किसके ऑक्सीकरण से मीथेन मतलब CH4, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं CH4 कहते हैं। इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा में प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन से। अटलांटिक सागर को लांघने वाले हर हवाई जहाज से प्रति यात्री 1 टन CO2 छोड़ी जाती है। देखिए अटलांटिक सागर से हम लोग अगर लांघ रहे हैं एक तरफ जा रहा हवाई जहाज तो क्या करता है प्रति यात्री 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। वायुमंडल में अत्यधिक CO2 की उपस्थिति से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर वायुमंडल हमारा CO2 अधिक हो जाएगा तो हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारा मौसम आजकल देखें परिवर्तन हो जा रहा है, जब नहीं तब किसी भी महीने में बारिश हो जा रहा है। इससे हरित घर प्रभाव कहते हैं हम लोग, इससे क्या कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव का, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है और इसके बिना क्या होगा हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। परंतु वायुमंडल में CO2 अधिक मात्रा जीवन के लिए खतरा बन गया है। परंतु वायुमंडल में अगर CO2 बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके क्रियाकलाप और किस कारण बनाया जाता है इसको जानने, देखिए आइए ये किस तरह से बनता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं। हमारे कुछ गर्म पौधे होते हैं जो कहाँ पनपते हैं, केवल गर्म वातावरण मिलेगा तभी वे विकास करेंगे। उनके लिए शीशे की दीवारें से निर्मित घर बनाया जाता है और ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है शीशे की दीवारों से उनके लिए एक घर बनाया जाता है, जिससे हरित गृह या पौधा घर कहते हैं। देखिए जो घर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हरित गृह या पौधा घर कहते हैं, मतलब सिंपल भाषा में ग्रीन हाउस कहते हैं। शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त
विकिरण प्रवेश करती है। देखिए शीशे से क्या होगा, दीवारों द्वारा सूर्य का प्रकाश तो इसमें प्रवेश कर जाता है तथा पौध घर को गर्म कर देता है। तथा देखिए ये शीशा है, इसमें प्रकाश प्रवेश कर जाएगा और क्या करेगा, अंदर गर्म कर देगा। पौध घर की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें निकलती हैं जिसे शीशों की दीवारों परिवर्तित कर देती हैं और पौध घर गर्म बना रहता है। देखिए इसके अंदर आएगा तो जो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें निकलती हैं, इसको क्या करता है, ये परावर्तित कर देगा जिससे ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएंगी। यह गर्म वातावरण हरे पौधों को पनपने के लिए अनुकूल होता है। ये क्या होता है, गर्म वातावरण इनको फलने फूलने क्या होगा, अनुकूल होगा, जिससे वे बढ़ते हैं। अब गर्म वातावरण में क्या करेंगे, वे बढ़ने लगेंगे। वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की तरह प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बढ़ेगा तो पौधघर के कारण वहाँ भी उसी तरह से प्रभाव उत्पन्न होगा। देखिए हमारी पृथ्वी एक तरह समझाया हुआ है और क्या करेगा, यहाँ CO2 का अगर परत जम जा रहा है तो सूर्य की प्रकाश तो यहाँ आ जाएंगी, लेकिन इससे और प्रकाश परावर्तित हो, ये क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी हीट हो जाएगा। सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ओजोन की परत द्वारा उसकी पराबैंगनी किरणें रुक जाती है। देखिए जब हमारा सूर्य का किरण प्रकाश है हमारे वायुमंडल में आता है तो ओजोन परत मतलब CO3 द्वारा क्या होता है, उसकी पराबैंगनी किरणें वहाँ रुक जाती हैं। दृश्य विकिरणों एवं कुछ छोटी तरंगदैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें हवा से होते हुए पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है और उसे गर्म कर देती हैं। देखिए कुछ छोटी तरंगदैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें क्या होती हैं, उससे छनकर हमारी पृथ्वी पर पहुँचती हैं और क्या करती हैं, उससे धीरे धीरे गर्म करती हैं। पृथ्वी की गर्म सतह से मुख्यतः लंबी तरंगदैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है। वायुमंडल में CO2 गैस इन अवरक्त किरणों से अधिक भाग में को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह को पुनः परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। वायुमंडल में CO2 की अधिकता के कारण पौधघर प्रभाव अधिक उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो जाती है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पौधघर प्रभाव के कारण पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है। ग्रीन हाउस के प्रभाव द्वारा हमारे पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आइए हम लोग प्रभाव देख लेते हैं। पहला, जलवायु में अवांछनीय परिवर्तन से सभी जीव प्रभावित होंगे। देखिए हमारे जलवायु में क्या होगा, अवांछनीय जो हम लोग चाहते नहीं हैं उस तरह से परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, सभी जीव जंतु प्रभावित होंगे। पृथ्वी का ताप बढ़ जाने से बर्फ़ के पहाड़ पिघलने लगेंगे। हमारा अगर पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो जब बर्फ़ है पहाड़ के वो क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। अतः समुद्र की जल की सतह बढ़ जाएगी और तट वाले क्षेत्र जल में डूब जाएंगे। जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाने से बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अतः समुद्र जल की सतह बढ़ जाएगी। देखिए समुद्र में अगर ज़्यादा पानी आएगा तो उसका सतह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे उसके आसपास वाले क्षेत्र क्या होंगे, डूब जाएंगे। अत्यधिक गर्मी फसलों को हानि पहुंचाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में भारी क्षति होगा। देखिए अगर अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या करेगा, हमारे फसल को भी हानि पहुंचाएगा, जिससे भारी क्षति हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2 सेंटीग्रेड वृद्धि हो सकती है। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक क्या होगा, पृथ्वी का तापमान हमारा 2 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और हम लोग वायु प्रदूषण रोकने को उपाय देख रहे थे। वायु प्रदूषण क्या, हम लोग LPG का गैसों का यूज करें, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को काटें नहीं। इसके साथ साथ जो चिमनियों से धुआं निकलता है वो अधिक ऊंचाई पर छोड़ा जाए, जिससे कि हमारे वातावरण को कम प्रभावित करे। हमें फ्रिज कूलर का उपयोग क्या करना होगा, AC का उपयोग कम करना होगा, जिससे कि कुछ हानिकारक जैसे CFC गैस नहीं निकले। CNG के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। कोयले जीवाश्म ईंधनों का उपयोग भी हमें कम करना होगा। इसके साथ साथ जो है कि वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
जल चक्की आदि का हमें प्रयोग करना होगा, जिससे हमारा क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। आइए हम लोग अब जल प्रदूषण देख लेते हैं। पिछली कक्षा में आपने गंदे जल का निपटान पढ़ा। देखिए हम लोग क्लास 7 में जो कि गंदे जल का निपटान किस प्रकार से किया है और किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। जल एक बहुत बड़ा संसाधन है। देखिए जल क्या है, एक हमारा संसाधन है, वो भी प्रकृति का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। जल हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है। जल हमारे क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आप सभी सूची बनाइए और बताइए कौन कौन से काम के लिए इसकी आवश्यकता होती है। देखिए हमें जल की आवश्यकता कहाँ होती है, खाना बनाने में होता है, खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में, नहाने में, बैलों को धोने में, सिंचाई में, उद्योग धंधों में, इस तरह आदि बहुत जगह हमें जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। देखिए हमारा जो साफ जल होता है उसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार कोई दोष नहीं होता है, किंतु जब स्वच्छ जल के स्रोतों में ऐसे बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जो इसके गुणों में परिवर्तन लाकर इस्तेमाल करने वालों के हानिकारक बना देता है। देखिए जब इसके स्वच्छ जल में कुछ हानिकारक तत्व आकर मिल जाते हैं जो क्या करता है, उसके गुणों में परिवर्तन ला देता है, जिससे क्या होगा, जो इस्तेमाल करेगा उसको हानिकारक पहुंचाने लगेगा, वह जल प्रदूषण कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण कहलाएगा। जैसे निरंतर बहने वाली नदियों में शहरी कूड़ा करकट गंदे पानी को छोड़ना जल प्रदूषण का मुख्य उदाहरण है। देखिए जैसे हमारी जो नदियाँ बह रही है उसमें क्या होता है, शहरी कूड़ा करकट के साथ साथ गंदा पानी नाला का उसमें छोड़ा जाता है, वह क्या है, हमारा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। हम लोग क्रियाकलाप 5 देख लेते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूनों को एकत्रित कीजिए और इसकी गंध, रंग, अम्लता, क्षारीयता, कठोरता की तुलना कीजिए। हम लोग जल का शुद्धिकरण देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पानी पीने से लोग बीमार हो गए। देखिए हमारे जीवन में हम लोग ऐसा भी आम जीवन में सुनते हैं कि लोग पानी पीकर क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह जल गंदा था या गंध वाला था, वह जल देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, किंतु फिर भी बीमार हो। देखिए वह जल ऐसा नहीं था कि वो देखने में गंदा था या उसमें गंदगी महक रही थी, लेकिन फिर भी क्या हो गए, लोग बीमार हो गए। निष्कर्ष यह निकल जाता है कि जल स्वच्छ था, गंधहीन था, उसमें सूक्ष्म हो सकते हैं। देखिए अतः वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। इस तरह के जल को उबालकर स्वच्छ कर सकते हैं। जो इस तरह से गंदगी हमें मिलता है हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, उबालकर साफ कर सकते हैं, उसे फिल्टर भी करके पी सकते हैं। और ऐसे जल को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर मतलब छान कर भी पी सकते हैं। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जब हम लोग उसको उबालते हैं तो क्या होगा, जल में उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बना सकते हैं। सरकार द्वारा ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, हम लोग उससे क्या करते हैं, कुएं में डालते हैं, जिससे हमारा जल पीने योग्य हो जाता है। परंतु ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी एक निश्चित मात्रा में ही मिलानी चाहिए, मतलब इसका उपयोग हमें एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए। और हम लोग जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव देख लेते हैं। तो जल प्रदूषण से हमारे जीवन पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां का प्रकोप हो सकता है। जल प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार इत्यादि। देखिए में हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा और पीलिया, अतिसार, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है। प्रदूषित जल पीने से पशुओं में भी बीमारी फैलती है। देखिए प्रदूषित जल अगर पीते हैं आदमी के साथ साथ पशुओं, तो उसमें क्या होगा, बीमारी फैलेगा। जल प्रदूषण का जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखिए जल में प्रदूषण अधिक हो तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाएंगे, जिससे जलीय जंतु मरने लगते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे जलीय जंतु जैसे मछली क्या होंगे, मरने लगेंगे। पेड़ पौधे भी प्रदूषित जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए पेड़ पौधों पर भी क्या होता है, जो गंदा जल होता है उसका क्या कहते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जल प्रदूषण रोकने को उपाय देख लेते हैं। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।
ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे गाँवों और शहरों के नालियों, गंदे जल, तालाबों, नदियों आदि में न गिरने दिया जाए। देखिए, एक अभियान चलाया जाए, जागरूकता पैदा किया जाए लोगों के अंदर, जिससे नालियों, शहरों की जो बड़े बड़े नालियाँ होती हैं वो नदियों, तालाबों में न गिरे, उससे फिल्टर करके शुद्ध करने के बाद ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों, कचरे, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले, उससे बनी चीज़ों को, सड़क, कूड़े करकट को तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। खाद्य पदार्थों के कचरों, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले, उसमें सड़क, कूड़े करकट को तालाबों में क्या करना, नहीं फेंकना चाहिए। इन नदी और तालाबों के नज़दीक मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए। देखिए, अगर किसी नदी तालाब के नज़दीक में क्या करना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र मतलब पेशाब, लेटरिन नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बारिश होगा और गंदगी कहाँ चले जाएंगे, हमारे नदियों और तालाबों में चला जाएगा। झीलों या नदियों के जल से शुद्ध करने के लिए शैवालों का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, झीलों तथा नदियों को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शैवालों का प्रयोग करना चाहिए। समुद्र के जल को परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए, समुद्र में जो कि परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना पड़ेगा। जो हम लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उसका सीमित मात्रा में क्या करना होगा, उपयोग करना होगा, जिससे कि जल प्रदूषण कम हो, जिससे अत्यधिक कीटनाशक नदी या तालाब में न भर जाए। हम लोग आगे देख लेते हैं, हो जाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जो वायु और जल दोनों को संदूषित करते हैं। देखिए, कह रहा है प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायु के साथ साथ जल दोनों को क्या करते हैं, संदूषित मतलब दूषित कर, गंदा कर देते हैं। वायु प्रदूषक तथा जल प्रदूषक ऐसा संदूषक है जिससे सजीव और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए, वायु प्रदूषक और जल प्रदूषक ऐसा प्रदूषण है जो सजीव के साथ साथ निर्जीवों पर भी क्या करता है, हानि पहुंचाता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक है। देखिए, और वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मतलब CO, NO2, CO2 और हमारा SO2, ये क्या है, प्रमुख वायु प्रदूषक है। हम लोग आगे देखते हैं। वाहित मल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल प्रदूषक है। देखिए, वाहित मल जो शहरों से निकलकर नालों के साथ नदियों में मिलता है, वो कृषि में हम लोग जो रासायनिक प्रयोगों का मतलब रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं वो, तथा औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, कुछ जल के प्रमुख प्रदूषक है। आइए हम अभ्यास देख लेते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु तथा जल में कुछ हानिकारक तत्वों का मिल जाना क्या है, हमारा प्रदूषण है। हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक होता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। नहीं, हम लोग इसका उत्तर सकते हैं, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ सूक्ष्म जीव मिले होते हैं जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और हमें वो क्या करते हैं, बाद में नुकसानी पहुंचाते हैं, जिससे हम लोग पीकर बीमार पड़ जाते हैं। क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। तो हमारे आसपास जो कि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नल जल योजना की शुरुआत किया गया है, जिससे हम लोगों को 400 फीट की गहराई वाला जल जो कि सप्लाई किया जा रहा है। शुद्ध वायु तथा दूषित वायु में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, मैं इसका जो कि अलग से वीडियो बना दूंगा अभ्यास का, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्ल्स के नाम से भारती है। जय हिंद, जय भारत।